स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में अगर मून लैंडिंग के बाद सबसे यादगार पल कोई था तो वो था साल 1977 का ये लिफ्ट ऑफ, जिसने मानव सभ्यता के 2 संदेशवाहकों को इस अनंत ब्रह्मांड की ओर रवाना किया था। आज इस घटना को बीते 45 सालों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर आज भी वो सफर बदस्तूर जारी है जो आज से करीब 4.5 दशकों पहले शुरू हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासा के लार्जर देन लाइफ मिशन वॉयेजर्स की, जो आज सौरमंडल के बंधनों को तोड़ इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहे हैं, जिनकी तेजी से गिर रही पावर को सेव करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक कमाल की तरकीब को खोज निकाला है, जिसकी मदद से ये कम से कम साल 2026 तक तो ऑपरेशनल रहेगा ही, और हो सकता है कि आगे भी ये काम करता रहे। इस शानदार मिशन की लेगेसी को जानने और नासा का वॉयेजर पावर सेविंग प्लान समझने के लिए बने रहें इस डॉक्यूमेंट्री में आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल यानी कि साल 2023 को मिशन वॉयेजर का अंत समझा जा रहा था। तेजी से गिरती पावर और पुराने पड़ रहे ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ने धीरे धीरे करके जवाब देना शुरू कर दिया था। ऐसे में ये महान मिशन अपने अंत के नजदीक आता जा रहा था। अब हम में से ये कोई नहीं चाहेगा कि इस महान मिशन का कुछ ऐसा दर्दनाक अंत हो। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने एक कमाल का मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे इम्प्लीमेंट करके हम कम से कम अगले 3 सालों तक इस लेजेंडरी मिशन को जारी रख पाएंगे, वो भी 5 ऑन बोर्ड एक्टिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ये वाकई एक अजूबे जैसा लगता है। जहां आमतौर पर ऑर्डिनरी स्पेस मिशंस 4 से 5 सालों में ही दम तोड़ देते हैं, वहीं ये मिशन पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त से जारी है, और नासा वैज्ञानिक अगले कुछ सालों तक इसे जारी रखने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। वास्तव में इस प्लान के अंतर्गत वॉयेजर की रिजर्व पावर, जो कि सिस्टम को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करने के मकसद से रिजर्व छोड़ी गई थी, उसे मेन सिस्टम में रीडायरेक्ट कर दिया गया है। हालांकि ऐसा करके नासा जेपीएल टीम ने एक जोखिम भी उठाया है, और वो ये कि अब वॉयेजर में लगे आरटीजी यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से बनने वाली पावर डायरेक्ट बगैर किसी वोल्टेज रेगुलेशन के सीधे सिस्टम में एंटर कर जाएगी, जिससे इंस्ट्रूमेंट्स के डैमेज होने का खतरा अब पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़ गया है। मगर नासा इस रिस्क को लेकर इस मिशन की उम्र बढ़ाने को ज्यादा तरजीह दे रहा है। उनका मानना है कि एक छोटा सा रिस्क लेकर अगर इस मिशन के ऑपरेशनल पीरियड को बढ़ाया जा सकता है तो ये रिस्क वर्थ कीपिंग है। वॉयेजर 2 और उसका ट्विन स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 आज से करीब 45 सालों पहले साल 1977 में पृथ्वी से अपने इस अनंत सफर पर रवाना हो गए थे। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर एक दिन ये स्पेसक्राफ्ट इतिहास रच देंगे। ये न केवल सौरमंडल के हर एक कोने को ऑब्जर्व करेंगे, बल्कि उन ग्रहों के चांदों, बीच में आने वाली एस्टेरॉयड और काइपर बेल्ट के मेजर ऑब्जेक्ट्स पर भी अपनी नजरें बिखेरते हुए आगे बढ़ेंगे, और इन शानदार खोजों के बाद सौरमंडल के बाहर का रास्ता भी नापेंगे। स्पेस इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी के ये अजूबे आज भी अपनी खोज को जारी रखे हुए हैं। धरती से 1450 करोड़ मीलों के फासले पर होने के बावजूद भी ये हमसे संपर्क कायम रखे हुए हैं। लिहाजा इन स्पेसक्राफ्ट से हम तक सिग्नल पहुंचने में 20 घंटों 33 मिनट का वक्त लगता है, और वो भी तब जब ये सिग्नल स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। वॉयेजर से संपर्क स्थापित रखने के लिए दुनिया भर में नासा ने रेडियो टेलीस्कोप्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है, जिसमें नासा के DSN यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क से सिग्नल्स रिसीव किए जाते हैं। वॉयेजर पर एक कमांड को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट हासिल करने में करीब 2 दिन का वक्त लगता है, यानी कि अगर हमें वॉयेजर के कंप्यूटर में कोई अपडेट करना होता है तो उसके लिए कम से कम 48 घंटों का इंतजार करना पड़ता है। इस स्पेसक्राफ्ट के साथ एक प्रॉब्लम तेजी से गिरती पावर ही नहीं, बल्कि पुराने पड़ते जा रहे कंप्यूटर्स भी हैं। बेशक इन स्पेसक्राफ्ट में उस दौर का सबसे एडवांस्ड और एफिशिएंट हार्डवेयर इंस्टॉल किया गया था, मगर बीतते वक्त के साथ वो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने पुराना और कमजोर पड़ता गया है, और आज ये नौबत आ गई है कि ये सिस्टम अक्सर टेक्निकल एरर्स का शिकार हो जाता है। बीते साल इसे लेकर लगातार एलियन अबडक्शन जैसी खबरें सामने आती रहीं, जिसमें ये दावा पेश किया गया कि एलियंस ने इस स्पेसक्राफ्ट को हाईजैक करके अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसी बीच नासा जेपीएल की टेक्निकल टीम ने ये पाया कि इससे हासिल हो रहे डेटा में
बहुत सी जगह पर ग्लिचेस और डिस्टॉर्शंस देखने को मिल रहे हैं। फर्दर नासा की ओर से इस पर एक एक्सप्लेनेशन भी आया कि ये वॉयेजर पर लगे एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मिस फंक्शनिंग का नतीजा है। हालांकि जब ये लगातार होता रहा और इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो JPL द्वारा एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट करके इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का प्रयास किया गया और तब कहीं जाकर पता चला कि इसके पीछे वॉयेजर के मेन कंप्यूटर का हाथ नहीं था, बल्कि एक सेकेंडरी कंप्यूटर जो कि बहुत साल पहले ही काम करना बंद कर चुका था। उसके वापस से ऑपरेशनल होने के कारण ये सभी हरकतें पेश आ रही थीं। लिहाजा आज भी इन स्पेसक्राफ्ट्स पर लगे RTG यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर परफेक्टली काम कर रहे हैं। दरअसल ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस पावर जनरेटर है जिसमें प्लूटोनियम 238 बतौर फ्यूल यूज होता है। खैर, जैसे जैसे इस एलिमेंट का डिके होता जा रहा है वैसे वैसे इस स्पेसक्राफ्ट की पावर जनरेशन भी कम होती जा रही है और यही वजह है कि नासा द्वारा इसमें लगाए गए हीटर्स जो कि स्पेसक्राफ्ट को स्पेस के क्रायोजेनिक एनवायरनमेंट में भी गर्म रखते थे और साथ ही कुछ नॉन एसेंशियल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी शट डाउन कर दिया गया है। पावर को बढ़ाने के लिए लगाई गई ये तरकीब काफी काम की साबित हो सकती है क्योंकि इससे एटलीस्ट अगले 3 सालों के लिए स्पेसक्राफ्ट को एक एक्सटेंडेड लाइफ तो मिलेगी ही, साथ ही इससे उत्पन्न होने वाले खतरे भी काफी हैं। मसलन अब वॉयेजर के RTG में जनरेट होने वाली पावर को कंट्रोल करने के लिए कोई खास मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। जिस बफर एनर्जी को सिस्टम में रीडायरेक्ट किया गया है उसका मेनली काम तो यही था कि वो जनरेट हो रही पावर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन को करेक्ट करे। बट अब वॉयेजर के पास ऐसा कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। ऐसा करके नासा ने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पर लगे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को खतरे में डाल दिया है। बट एट द सेम टाइम हमें ये फैक्ट ध्यान में रखना होगा कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में ऑलरेडी एनर्जी प्रोडक्शन काफी स्टेबल है जिसमें एक सर्टेन रेट के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो कि यूजुअली फ्लक्चुएट नहीं होती है। वॉयेजर 1 ने साल 2012 में हीलियोस्फीयर को पार किया था। यह हीलियोस्फीयर सोलर सिस्टम के अराउंड एक बबल की तरह है जो कि सौरमंडल को हानिकारक कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। वॉयेजर 2 ने यही कारनामा 6 सालों बाद यानी कि 2018 में अंजाम दिया। इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स के सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने में 6 सालों का फासला। वॉयेजर 2 की रिलेटिवली स्लो स्पीड और डिफरेंट डायरेक्शन थी। वॉयेजर 1 के केस में पावर ड्रॉप एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साल 1977 से लेकर आज तक थ्रू आउट द होल जर्नी इसमें कोई भी टेक्निकल माल फंक्शन या प्रॉब्लम एनकाउंटर नहीं हुई है। बट एट द सेम टाइम वॉयेजर 2 ने अपनी ट्रिप के काफी पहले ये प्रॉब्लम एनकाउंटर कर ली थी जिस कारण आज वॉयेजर 2 ही मेनली पावर शॉर्टेज का सामना कर रहा है। इस एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बाद से वैज्ञानिकों की टीम इस स्पेसक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और बिहेवियर को क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रही है जिसके रिजल्ट में अब तक उन्होंने इसे एरर फ्री पाया है। करीब 2 हफ्ते से इस योजना पर काम चल रहा था मगर अंतिम फैसला नासा JPL के सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट और कोर इंजीनियर्स के गहन विचार विमर्श के बाद ही लिया गया। वाकई एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में ये एक कमाल की डेवलपमेंट है। ऐसा होने से न केवल एक महान स्पेस मिशन को उम्र का तोहफा मिला बल्कि इस स्पेसक्राफ्ट की लेगेसी में 4 चांद लगाने के लिए और थोड़े अरसे का वक्त मिल गया। अब देखना यह है कि 5 एक्टिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आउटर स्पेस में जमा देने वाले वॉइड्स में ट्रेवल कर रहे ये स्पेसक्राफ्ट क्या नया खोज कर निकालते हैं और आखिर कब तक इस लेजेंडरी स्पेस मिशन का दी एंड होगा। स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी की इन सभी छोटी बड़ी खबरों से वाकिफ रहने के लिए देखते रहें रहस्य TV स्पेस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आगे ऐसे ही शानदार साइंस और स्पेस से रिलेटेड वीडियोस को देखते रहने के लिए हमें यानी कि रहस्य TV स्पेस को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।